चलिए हाय गुड मॉर्निंग। तो इस वाली वीडियो में ऑडिट का चैप्टर 2 रिवाइज करते हैं। तो क्विक रिवीजन होगा, फटाफट वाला रिवीजन होगा। ये रिवीजन मैं अपने पीपीटी से कराऊंगा। सो इन केस अगर आपके पास पीपीटी नहीं है तो आप स्टडी मैट भी रेफर कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं है मेरी पीपीटी में और स्टडी मैट में। शुरू करने से पहले एक बार मैं कुछ चीज़ें कंफर्म कर लूँ। हेलो माइक चेक, माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 2 है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले एक क्विक रिवीजन तो होगा ही, बट कुछ चीजें मैं बेसिक पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, सुनिए, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे चीजें आपके लिए क्लियर कर दूं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम लोग एक डायरेक्शन चुनते हैं। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम लोग एक डायरेक्शन चुनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। फिर स्ट्रैटेजी में हम लोग फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लानिंग। स्ट्रैटेजी में फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। फिर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया उसको जब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स में बांट देता हूँ तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, अगर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स में बांट देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। फिर से पहला ऑब्जेक्टिव सेट होता है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो डायरेक्शन आप चुनते हो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी में फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, कैसे होगा, कितना होगा, क्या होगा, उसको बोलते हैं प्लानिंग। फिर आपने जो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आपने जो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में बांटते हो। अच्छा, ये काम पहले करेंगे, ये काम बाद में करेंगे, ये काम आकाश करेगा, वो काम निधि करेगी, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि ये सब कुछ कौन करेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑडिटर है और इसको कोई ऑडिट अलॉट हुई है। ठीक है, तो इस ऑडिट के रिस्पेक्ट में प्लानिंग करना, इस ऑडिट के रिस्पेक्ट में स्ट्रैटेजी बनाना और इस ऑडिट के रिस्पेक्ट में प्रोग्रामिंग करना, ये सारी कौन करेगा? तो ये सारी जिम्मेदारी है ऑडिटर की। ध्यान रखिएगा, इट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ऑडिट के रिस्पेक्ट में प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, प्रोग्रामिंग बनाना, ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, चलिए। सो चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्रामिंग, मैंने पहले बोल दिया है कि अगर आपके पास पीपीटी नहीं है आप बुक से रेफर कर सकते हो। इसका वेटेज लिख लीजिएगा। वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, अब प्लानिंग का स्टैंडर्ड है 300। प्लानिंग का स्टैंडर्ड है 300। ठीक है, एक बार सीक्वेंस रिवाइज करा रहा हूँ। एक बार सीक्वेंस रिवाइज करा रहा हूँ। 200 क्या है? 200 है ऑब्जेक्टिव। 210 क्या है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। 220 क्या है? क्वालिटी कंट्रोल्स। 230 क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। 240 है फ्रॉड। फिर 260 है कम्युनिकेशन में TCWG। 265 है कम्युनिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स। फिर 299 है ज्वाइंट ऑडिट्स। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। सीक्वेंस: 200 ऑब्जेक्टिव, 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, 220 क्वालिटी कंट्रोल, 230 डॉक्यूमेंटेशन, 240 फ्रॉड, 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, 265 कम्युनिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज विद TCWG और 299 ज्वाइंट ऑडिट्स। अब 300 प्लानिंग की बात करता है, तो प्लानिंग कौन करेगा? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, टू प्लान द ऑडिट। ठीक है, प्लान क्यों करना जरूरी है? ताकि हमारी ऑडिट इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म हो सके। जस्ट तो प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? ताकि हमारी ऑडिट इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म हो सके।
हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्वियसली एक सीए है जो अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के प्लानिंग कर रही है। ठीक है, ये एक सीए है जो अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के प्लानिंग कर रही है कि कौन से एरिया में रिस्क ज़्यादा है, कौन से एरिया में रिस्क कम है। ठीक है, अच्छा जी। अब प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सा रिस्की एरिया है, कौन सा नॉन रिस्की एरिया है। हम जब प्लानिंग करते हैं हमें पता होता है कि कौन सा रिस्की एरिया है, कौन सा नॉन रिस्की एरिया है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम क्या कर पाते हैं, प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं। तो देखिए, प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज में। और जब हम चीज़ें प्लान करते हैं तो हमें पता होता है अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है यार हफ्ते में एक दिन तो हो सकता है ना कि हम लोग ना पढ़ पाए। तो एक पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी, एक पोटेंशियल थ्रेट हम लोग पहले से एक्नॉलेज करके चलते हैं। प्लानिंग करने से क्या होता है, हम अपनी ऑडिट में किनको लेके जाना, किनको लेके नहीं जाना, तो वो हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का सिलेक्शन उसी हिसाब से कर सकते हैं। फिर प्रॉपर डायरेक्शन सुपरविजन कर सकते हैं और लास्ट में कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर सकते हैं। फिर से मेरी बात सुनेगा, थोड़ा सा मैं जल्दी बोल गया। तो प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? नंबर वन, आप प्रॉपर अटेंशन दे पाते हो। जब आप प्लान करते हो, जब आप डिस्कशन करते हो तो आपको पता होता है नहीं ये एरिया इंपॉर्टेंट है तो इसमें ज़्यादा टाइम देना है, इसमें ज़्यादा डिवोशन देना है। आपको पता होता है कि यार हम लोग जो है एकदम होता है ना डेडलाइन पे ऑडिट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। हो सकता है कि कुछ एरिया नेग्लेक्ट हो जाए, हो सकता है क्लाइंट कोऑपरेट ना करे, तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। प्लानिंग करने से पूरी ऑडिट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकती है। प्लानिंग करने से पता होता है कि हाँ कितने मेंबर्स को लेके जाना है और ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप अपने हिसाब से टीम मेंबर्स को लेके जा सकते हो। पूरे ऑडिट को आप टीम मेंबर्स को डायरेक्ट सुपरवाइज कर सकते हो और कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर सकते हो। अब नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। देखिए, मतलब क्या हुआ इसका? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनको अभी रिलायंस की ऑडिट मिली है। ठीक है, और आपको ही पता है ऑडिट में 3 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस। प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज और रिपोर्टिंग फेज। ऑडिट में 3 फेजेस होते हैं। अच्छा जी, ऑडिट में 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। तो कायदे से हम लोग जो प्लान करते हैं, मतलब जो ऐसे 300 है वो हम लोग यहीं पे लगाते हैं, मतलब यहीं पे जो है इसको एड्रेस करते हैं। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लान कर दिया छोड़ दिया, नहीं। हो सकता है हम जब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम जब ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा रहे हैं तो कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिले, तो हमें यहाँ पे भी अपने प्लान को अपडेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी कुछ बातें पता चल सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग बस यहाँ कर लिया तो खत्म, नहीं, हमें प्लानिंग को रिव्यू भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। बट ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज और क्या है, एक चीज और क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्या है कि अब जैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिलायंस की ऑडिट कंप्लीट कर ली। ठीक है, कंप्लीट कर ली। अब इसको मिल गई अडानी की ऑडिट। किसकी मिल गई? अडानी की ऑडिट। तो जैसे ही रिलायंस की ऑडिट खत्म होगी फिर ये अडानी की ऑडिट की प्लानिंग में लग जाएगा। प्लानिंग स्टार्ट्स। तो कहने का क्या मतलब है, प्लानिंग कभी खत्म ही नहीं हो रही है। देखिए, रिलायंस की ऑडिट कर रहा था तो प्लानिंग चल ही रही थी, रिपोर्टिंग तक प्लानिंग चल रही थी। रिलायंस की ऑडिट खत्म किया, अडानी की शुरू किया, प्लानिंग फिर से शुरू हो गई। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या बोल रहा है? It is not a discrete process but a continual and iterative process that begins shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of current audit। मतलब जो पुराने ऑडिट के खत्म होने तक चलती रहती है और नए ऑडिट के शुरू होने से दोबारा शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम लोग कई चीजें कंसीडर करते हैं।
ठीक है, जैसे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है वो सारी चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सही बात है, प्लानिंग से पहले ही हम लोग ये सब चीजें कंसीडर कर लेते हैं कि क्या क्या टाइमिंग्स होगी, मतलब कौन सी एक्टिविटी कौन से टाइम पे करना है और क्या क्या प्रोसीजर्स हमको लगाना है। ठीक है, हेलो माइक चेक। ठीक है, तो अभी तक ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, अब ये रोमम क्या होता है, आपने दो स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, आपने दो स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। देखिए, ऑडिट के तीन फेजेस होते हैं, प्लानिंग फेज, और प्लानिंग फेज में सबसे पहला क्या आता है, मैं बेसिक बातें कर रहा हूं, सबसे पहला क्या आता है, आप पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हो क्लाइंट की, क्या लेते हो, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोमम। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही फिर आप मटेरियलिटी सेट करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं 320। आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, फिर उसके हिसाब से आप मटेरियलिटी सेट करते हो, कौन सा एरिया चेक करना है, कौन सा एरिया चेक नहीं करना है, फिर आप प्लानिंग करते हो। ठीक है, मैं मैं थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है प्लानिंग फेज में, बट मैं तीन ही बता रहा हूँ आपको सिर्फ रिवीजन तौर पे। ठीक है, ये प्लानिंग फेज की बात हो गई। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन आप करते हो, तो एग्जीक्यूशन फेज में जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने प्लान किया है उसको आप एग्जीक्यूट करते हो। तो इसमें आप मान के चलो, आपका सबसे पहले एस ए 330 आ जाता है, 330 क्या था, फैब। फिर आपका पूरा का पूरा ऐसे 500 सीरीज आ जाती है, जो आप चैप्टर 4 में पढ़ते हो। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, रोमम की, कि जब हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे होते हैं, तो क्या-क्या चीजें हमें बिफोर कंसीडर करके चलनी होती है, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोमम। मतलब क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले, मतलब हम 300 करने जा रहे हैं, सॉरी, हम 315 करने जा रहे हैं, मतलब हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले कुछ मैटर कंसीडर कर लो। पहला, एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रैप, मतलब जो आप क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे, क्या वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बेसिस पे ले लोगे। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो ले लो क्लाइंट की। मतलब फॉर एग्जांपल, मुझे कल बैंक जाना है और बैंक का वॉक थ्रू लेना है, तो पहले बैंक जाने से पहले पहले बैंक को समझो, तो बैंक का लीगल फ्रेमवर्क क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, बैंक काम कैसे करता है। ठीक है, बेसिक लेवल पे एक मटेरियलिटी भी सेट कर लो, बेसिक लेवल पे कि हाँ, टिपिकली बैंक का रिस्क क्या होता है, टिपिकली क्या एरिया चेक करना चाहिए। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले आप कंसिडर कर लो, क्या अंडरस्टैंडिंग लेते समय हमको एक्सपर्ट की जरूरत होगी। तो अगर जरूरत होगी तो एक्सपर्ट को भी आप साथ में ले जाओ। पता चला वहां पे आप गए, फिर लगा नहीं एक्सपर्ट की जरूरत है, हो सकता है उस टाइम पे एक्सपर्ट ना मिले आपको, तो पहले से आप प्लान करके चलो। और लास्ट में फिर आप ये भी कंसिडर करते हो कि क्या हमें कुछ और रैप प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का मतलब है हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेने के चार तरीके होते हैं, या तो हम इंक्वायरी कर लें, या तो हम इंस्पेक्शन कर लें, या तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा दें, और या फिर एक चीज और क्या छूट गया, ऑब्जर्वेशन कर लें। तो एपी वाला पॉइंट तो यहां कवर हो गया, ये देखिए, क्या हमें एपी लगाना है क्या, और इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन यहां कवर हो गया, अदर रैप प्रोसीजर्स। मैंने क्या बोला कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मेरे पास पांच चार तरीके हैं, या तो हम इंक्वायरी कर लें, या इंस्पेक्शन कर लें, या एनालिटिकल प्रोसीजर, या ऑब्जर्वेशन। तो वही चीज बोल रहा है कि या तो आप पहले से सोच लो, क्या एपी करने से आपका अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, या फिर कुछ अदर रैप प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। जाने से पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो, ठीक है, क्लाइंट की जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो, एक बेसिक लेवल पे मटेरियलिटी सेट कर लो, सोच लो, समझ लो कि क्या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम कब कंसीडर कर रहे हैं, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले। अच्छा, देखिए, प्लानिंग से पहले एक प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद प्लानिंग होती है। अब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में तीन चीजें आती हैं। आप ये देखते हो कि क्या आप क्लाइंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो,
दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट आप चेक करते हो और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाते हो। ये 3 चीजें पहले आएंगी। अगर ये 3 चीजें ओके हैं, अगर ये 3 चीजें ओके हैं, तभी आप क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट करते हो और तभी आप प्लान करते हो। फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर ये तीनों बातें ओके हैं, तभी आप क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, तभी आप उसको एंगेजमेंट लेटर दोगे। ध्यान रखिएगा, एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है कि हम आपकी ऑडिट करने को तैयार हैं। एंगेजमेंट लेटर कौन देगा? ऑडिटर देगा। किसको देगा? क्लाइंट को देगा। तो अगर ये तीनों बातें ओके हैं, तब ऑडिटर क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर देगा। ठीक है, कौन सी तीनों बातें? हाँ, मैं क्लाइंट के साथ कंटिन्यू कर सकता हूं। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा। हाँ, मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में टर्म सारी क्या है? क्लियर है। तो ये तीनों बातें अगर ओके हैं, तभी आप प्लान करते हो। अब प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आप कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे क्लाइंट से। ठीक है, किस चीज की इंफॉर्मेशन? भाई क्लाइंट से आप पूछोगे, कुछ इंफॉर्मेशन लोगे। ठीक है, फिर क्लाइंट की इंटेग्रिटी, ठीक है, और अपना कॉम्पिटेंस चेक करोगे। यही चीजें कुछ एसक्यूसी 1 में भी लिखी हुई थी। यही चीजें कुछ एसक्यूसी 1 में भी लिखी हुई थी। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे क्लाइंट से। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करोगे क्लाइंट से, और दूसरा क्लाइंट की इंटेग्रिटी आप चेक करोगे। ठीक है, नेक बंदा है कि नहीं, ऑनेस्ट बंदा है कि नहीं, और अपनी कॉम्पिटेंस चेक करोगे। हो सकता है क्लाइंट बहुत बड़ा हो, ठीक है, एक अडानी हो या रिलायंस, हो सकता है आपके पास उतनी बड़ी टीम ना हो। ठीक है, तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप ये सारी चीजें देख लोगे। अगर ये सारी चीजें ओके हैं, तब तो आप एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। तो आप इंडिपेंडेंस को भी चेक करोगे, क्या मैं क्लाइंट, जो क्लाइंट मेरे पास आया है, क्या मैं उसके साथ इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा। तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि मेरे जजमेंट किसी और के हिसाब से नहीं होने चाहिए, मेरे जजमेंट मेरे हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि अगर कोई भी मैटर आपको लगता है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे मेंबर्स या जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है ना कि 4 लोगों की टीम हो, 3 बंदा इंडिपेंडेंट रह लेगा, बट एक बंदा हो सकता है कि उसके अंकल हो या उसके फादर इन लॉ हो। तो ऐसे केस में फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट में देखिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए। चलिए ठीक है, तो होपफुली अभी तक का डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, फिर प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला था कि हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि हम क्लाइंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा था एथिकल रिक्वायरमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस। तो आप अपना इंडिपेंडेंस भी चेक करते हो। अब इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए आप क्या क्या चीजें करोगे? सबसे पहले आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे। अब जनरली इसमें क्या होता है ना, इसमें आप क्लाइंट से उनके सब्सिडीज के बारे में पूछोगे, उनके होल्डिंग के बारे में पूछोगे, उनके जेवीज के बारे में पूछोगे। क्यों सर? क्योंकि एक रूल है कि हमारा इन सब में शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए। तो आप इन्फॉर्मेशन लोगे कि भाई साहब आपकी सब्सिडियरी कौन है, होल्डिंग कौन है। ठीक है, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करोगे, और अगर कुछ है, कोई अगर शेयर है, तो आप एक्शन लोगे। एक्शन क्या ले सकते हो? शेयर को बेच दो। देखिए क्या क्या चीज है, आप पहले क्लाइंट से पूछोगे कि बॉस आपकी नेटवर्क फर्म्स कौन कौन सी है, नेटवर्क फर्म मतलब रिलेटेड फर्म्स कौन कौन सी है। ठीक है, फिर आप उसको इवेल्युएट करोगे, और अगर कहीं कोई थ्रेट आ भी रहा होगा, तो आप एक्शन ले लोगे। एक्शन क्या हो सकता है? आप उस शेयर को बेच दोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेफगार्ड लगाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई ब्लड रिलेशन है, जैसे आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ उस कंपनी में जो है मैनेजमेंट में है, या आपके फादर इन लॉ हैं, तो ऐसे केस में फिर आप जो है विड्रॉ कर लोगे। ऐसे केस में फिर आपके लिए प्रेफरेबल क्या है? विड्रॉ कर लो। तो को सेफगार्ड लगाना पॉसिबल है, तो आप सेफगार्ड लगा लो, नहीं पॉसिबल है तो आप विड्रॉ कर लो, छोड़ दो फिर। ठीक है, मत एक्सेप्ट करो।
उसके बाद है फिर आप टर्म्स बनाओगे, ठीक है। इसका अलग से एक स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा, ऐसे 210, ये आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। तो आप आपस में टर्म्स बनाओगे, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें क्या बताता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें बताता है मेरे ऑडिट का स्कोप क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। फिर से सुनिएगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें बताता है कि हमारे ऑडिट का स्कोप क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। पहले स्ट्रैटेजी बनती है, फिर प्लान बनता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया था यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था कि पहले स्ट्रैटेजी बनती है और फिर प्लान बनता है। ये देखिए सीक्वेंस के हिसाब से, पहले स्ट्रैटेजी बनी फिर प्लान बना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि पहले प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले स्ट्रैटेजी बनेगी फिर प्लान बनेगा। अच्छा जी, अब स्ट्रैटेजी कैसे ऑडिटर को हेल्प करता है, स्ट्रैटेजी कैसे ऑडिटर को हेल्प करता है? तो इसका सिंपल सा शॉर्टकट है याद करने का, रिसोर्स की पावर 4। सबसे पहले ये हमें हेल्प करता है रिसोर्स को प्रॉपर एरिया में डिप्लॉय करने के लिए। मतलब अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हमको पता चलता है कि कौन से एरिया में रिसोर्स डिप्लॉय करना है, कितना रिसोर्स डिप्लॉय करना है, ठीक है, कब डिप्लॉय करना है, और इन सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। फिर से सुनिएगा, कौन से एरियाज में रिसोर्स को डिप्लॉय करना है, कौन से एरियाज में रिसोर्स को डिप्लॉय करना है, कितना रिसोर्स डिप्लॉय करना है, कब डिप्लॉय करना है, और इन सबको मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज कैसे करना है। तो सिंपल सा शॉर्टकट है, रिसोर्स की पावर 4। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हमारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ठीक है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारी टेक्नोलॉजी। अच्छा, लेकिन अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हम कुछ फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं। हमने यही डायरेक्शन क्यों चुना, तो कुछ फैक्टर्स होने चाहिए ना। फिर से मैं सीक्वेंस रिवाइज करा रहा हूँ, देखिए, पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप एक डायरेक्शन चुनते हो, उसी डायरेक्शन को बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो डायरेक्शन आपने क्यों चुना, क्योंकि आपने कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया होगा। अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पहले आप क्लाइंट को समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्लाइंट को समझो और उसके हिसाब से स्कोप डिसाइड करो। फिर आप अपनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपको ऑडिट रिपोर्ट कब जमा करनी है, ठीक है। तीसरा, आप ये भी समझो कि आपको अपने टीम्स मेंबर्स में कितना डायरेक्ट करना पड़ेगा, अपने टीम मेंबर्स को कितना डायरेक्ट सुपरवाइज करना पड़ेगा। फिर कुछ प्रीलिमिनरी, अभी अभी पढ़ाया था प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, तो उसको भी आप इवेलुएट करो। और लास्ट में अपने रिसोर्सेज के नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को समझो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर से सुनिएगा सर, ये किस चीज के फैक्टर्स हैं? स्ट्रैटेजी बनाने के। किस चीज के फैक्टर है? स्ट्रैटेजी बनाने के। पहला, आप क्लाइंट को समझो, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझो कि आपको कब रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी, ये समझो कि आपको कितना अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्ट करना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को इवेल्युएट करो, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करो, और रिसोर्सेज के नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को समझो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अभी मैंने आपको बोला था, अपने क्लाइंट को समझो। अब क्लाइंट में क्या समझो, अब ये समझो क्लाइंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो हो सकते हैं, एएस या फिर इंड एएस। उसके सेगमेंट्स को समझो, कितने सेगमेंट्स हैं, जैसे रिलायंस के कई सारे सेगमेंट्स हैं, टाटा के कई सारे सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स मतलब जैसे टाटा टीसीएस है, टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है, क्रोमा है। फिर उनकी इंडस्ट्री रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट समझो, और अगर आपने पहले कभी ऑडिट की है तो उससे भी आप कुछ एविडेंस लेके कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करो कि कंपनी कितनी बड़ी है और क्या स्कोप मेरा निकल के आता है। तो पहली चीज क्या है, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझो, बिजनेस सेगमेंट के बारे में समझो, इंडस्ट्री की क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो समझो, और अगर कभी आपने ऑडिट किया है तो फिर उसके बेसिस पे आप पता करो कि आपका स्कोप क्या हो सकता है। तो ये हो गया फैक्टर नंबर 1। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लाइंट को समझ रहे हैं और समझ के स्कोप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फोकस है स्कोप। उसके बाद फिर हम समझ रहे हैं कि मेरा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप क्लाइंट से पूछोगे, क्लाइंट से नहीं, सबसे पहले आप आपस में देखोगे कि आपस में क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है आपके टीम मेंबर्स में। जैसे जैसे हम लोग चार लोग बैठे हैं, जैसे ये हम लोग चार लोग बैठे हैं, ठीक है,
और आपस में हमें ये लग रहा है कि हमें ये रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक जमा करनी पड़ जाएगी। हमें ऐसा लगता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, एक मीटिंग कर लो और क्लाइंट से पूछ लो कि हमारा नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या होगा, या फिर क्लाइंट से पूछ लो कि भाई साहब आपको रिपोर्ट कब जमा करनी है। ठीक है। तीसरा, डिस्कशन कर लो मैनेजमेंट के साथ कि टाइप एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, मतलब आपको किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए और किस समय चाहिए। और ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो रिपीट हो गया, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमें क्लाइंट को कब रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आप लोग के आपस में क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है, मतलब आपके टीम मेंबर्स में। आप मीटिंग कर लो, क्लाइंट से पूछ लो कि भाई साहब मेरा नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या होगा काम का। क्लाइंट से टाइम टेबल पूछ लो कि आपको कब रिपोर्ट करनी है। ठीक है। और लास्ट में फिर आप क्लाइंट से डिस्कशन कर लो कि आपको किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए और किस टाइम पे चाहिए। अब कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो रेलेवेंट होते हैं अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्ट करने के लिए। तो जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन उतना ज्यादा एफर्ट्स। और अगर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंज आया है, जैसे एएस से आप शिफ्ट हो गए इंडीएस में, तो ऐसे केस में हमें अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा डायरेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा सुपरवाइज करना पड़ेगा। इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं, या फिर कुछ अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, जैसे कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो गया, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा डायरेक्ट करना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज वही सेम है जो हमने भी पढ़ा था। ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला पॉइंट था, एथिकल रिक्वायरमेंट, वही सेम चीज है। फिर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नेचर टाइम में एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज हमारा क्या होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एक्सपीरियंस जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको हम ऐसे एरिया में डिप्लॉय करेंगे जो रिस्की एरियाज हैं। जैसे अब मैं मान लेते हैं मैं जूनियर हूँ, तो ऑब्वियसली जो मेरा सीए होगा, जो मेरा बॉस होगा, वो मुझे रिस्की एरियाज में डिप्लॉय नहीं करेंगे। बट जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर होगा उनको वो डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, वैसे ही जो रिस्की एरियाज हैं हम वहां पे ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरियाज ऑफ हायर रिस्क। तो पहली चीज क्या है, जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स होंगे उनको हम लोग रिस्की एरियाज में डिप्लॉय करेंगे, और ऐसे रिस्की एरियाज में ज्यादा टाइम भी डिवोट करेंगे। अच्छा, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। देखो, स्ट्रैटेजी हमने बना ली। ठीक है, अब हम लोग प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो प्लान में हम लोग क्या करते हैं, प्लान में हम लोग कई सारे मैटर्स को एड्रेस करते हैं। ठीक है, जो हमने स्ट्रैटेजी में आइडेंटिफाई किया था। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन चुनते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। फिर हम लोग स्ट्रैटेजी में फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो एक तरीके से जो जो हमने मैटर स्ट्रैटेजी में पकड़े होंगे, हम लोग यहाँ पे उसी को एड्रेस कर रहे हैं। और बिना क्लाइंट के नॉलेज की वजह से आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है तो आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाओगे, फिर वो गलत प्लानिंग हो जाएगी। अच्छा, अब ऑडिट में क्या क्या, सॉरी, ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब आप प्लान करते हो तो क्या क्या चीजों के बारे में प्लान करते हो। आप ये प्लान करते हो कि आपका SA 315, जो आप 315 करोगे, मतलब जो आप अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसका नेचर टाइम में एक्सटेंड क्या होगा। मतलब वो आप कैसे लोगे उसका नेचर, मतलब इंक्वायरी करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, किस टाइम पे करोगे और कितना हद तक करोगे। ऐसे ही फैप फैप मतलब ऐसे 330, तो इसकी भी आप प्लानिंग कर लेते हो। और कुछ अदर प्लानिंग जो आप करना चाहो, तो ध्यान रखिएगा, ऑडिट प्लान में आप मोटा मोटी ये तीन चीजों की प्लानिंग करते हो। पहला, नेचर टाइम में एक्सटेंट ऑफ रैप, कि मतलब आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे। फैप, ठीक है, उसका नेचर टाइम में एक्सटेंट, कि मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे कि सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे, टाइमिंग मतलब कब करोगे, और कुछ अदर प्लान प्रोसीजर्स। तो मोटा मोटी ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि ऑडिट प्लान में आप क्या क्या चीजें लिखते हो। तो मोटा मोटी ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज। आप ये मत सोचो कि ऑडिट प्लान अरे इतना छोटू सा होता है, नहीं, ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज है। फिर रैप के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, फैप के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां तक का रिवीजन कैसा था, समझ में आया, कुछ इंसाइट्स मिला। चलिए ठीक है, तो
अभी के लिए इतना ही रखना है, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 फिर मैं इसके बाद अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो मुझे बताइएगा कैसा आपका जो है मेरे साथ एक्सपीरियंस है, मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।